Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing motion in a plane, and in this part 4 lecture I will explain the topic multiplication of a vector by a real number. प्रीवियस लेक्चर्स में जैसा हमने देखा वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, पोजीशन वेक्टर देखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा। अब आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में कि अगर किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उस वेक्टर क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऑब्वियसली वेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फिज़िकल वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये है वेलोसिटी हो सकती है, ये मोमेंटम हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है। इस तरह की जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है जो फिज़िकली कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, तो इस तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई स्केलर इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टर्म्स में, सपोज़ कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को आप 2 टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो बेसिकली इससे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उस वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के कंक्लूज़न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, डेफिनेटली आप इसे एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा क्योंकि बड़ा सिंपल सा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। सो लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर वेक्टर ए। सपोज आपने कोई वेक्टर ए कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को आपने मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर से। सपोज ये कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो नॉमिनेशन आपने दिया है, सपोज ये है ए, ठीक है। ये वेक्टर ए है। अब सपोज क्या हुआ, इस वेक्टर को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये ए जो है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। अब इस वेक्टर ए को आपने किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सपोज वो स्केलर क्वांटिटी एन है। हाँ, इस n की वैल्यू क्या होगी, तो इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डैश 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 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। आपने क्या किया, इस वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको एक नया वेक्टर देने वाला है। ये जो नया वेक्टर है, ये नया वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो नया वेक्टर होगा वो वेक्टर ए ही होगा, वो वेक्टर ए ही होगा, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स होगा। याद रखें आप, मैंने क्या कहा, ये जो नया वेक्टर है जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। वेक्टर ए को जब हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर की वैल्यू क्या हो सकती है, इस n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने जैसा कहा n इज इक्वल टू मे बी 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अप टू इन्फिनिटी। आपने क्या किया, जब इस स्केलर को इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होगा। ये एक वेक्टर आपके सामने बना हुआ है, एक वेक्टर ही होगा। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। हालांकि वो डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि यहाँ पर जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस स्केलर की वैल्यू का मल्टीपल होगा। इट मीन्स कि अगर स्केलर की वैल्यू n है और शुरुआती वेक्टर हमारा इनिशियल वेक्टर a है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अब n इंटू ए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफाइन होगी मॉड ऑफ एन ए से। तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पर हमें कंक्लूजन दिख सकते हैं, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ रियल नंबर n इज अनदर वेक्टर एन ए, इट इज अनदर वेक्टर एन ए of magnitude n times and the direction same is or opposite to that of the a depending upon whether the n is positive or negative real number, ठीक है। याद रखें आप, जब आपने किसी पर्टिकुलर वेक्टर को किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये आपको एक नया वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा n इंटू ए,
और इस n इंटू ए वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इनिशियल वेक्टर के सेम होगी। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल वेक्टर की क्या होगी, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड सेम इसका n टाइम्स होगा, इसके एक्चुअल मैग्नीट्यूड का n टाइम्स होगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम नेगेटिव सिंबल भी शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी स्केलर की पोलरिटी पर कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू हो सकता है, n की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर -1, -2, -3। ठीक है, सो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो वेक्टर जो मिलेगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी प्रीवियस वेक्टर के, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो n टाइम्स होगा। जबकि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो वेक्टर जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स तो होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें ये डिफाइन कर रहा है कि n इंटू ए वेक्टर का मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाना। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर n इंटू ए मिला है उसका मीनिंग ये है कि आपका एक्चुअल जो वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू पहले की कंपैरिजन में n टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, n इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, n इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, इट मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। रियल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी n इंटू ए, जो हमें फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, एक्चुअल जो वेक्टर होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझना कि हमें जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्चुअल में इनिशियल वेक्टर a और उसके मल्टीपल टाइम्स n होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर, और हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो a की होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर n नेगेटिव रियल नंबर है, n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव रियल नंबर, इट मीन्स कि n की वैल्यू हो सकती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आपका फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अभी हम यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्केलर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, स्केलर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, अगर n नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। n इंटू ए की डायरेक्शन a के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगी। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली हम इसे, क्या लिखा है एग्जांपल में, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द रियल नंबर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने n की वैल्यू क्या कंसिडर की है, n की वैल्यू आपने कंसिडर की है n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो देन 2a इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, 2a इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड ट्वाइस एज दैट ऑफ a। ठीक है, सो सपोज कोई वेक्टर a है, इस वेक्टर को आपने किसी पर्टिकुलर स्केलर n इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, n इक्वल टू 2 से जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। हाँ, यहाँ पर सेकंड केस अगर हम कंसिडर करें, इफ़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से,
On the other hand, if the vector a is multiplied by the real number -2, n is equal to -2, then -2a is a vector in the direction opposite to that of the vector a and having the magnitude twice as that of a. सो सपोज अगर n की वैल्यू यहाँ पर -2 है, अगर हम कंसिडर करें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू -2, ठीक है, थोड़ा सा ठीक मैं लिख रहा हूँ इसको, n इक्वल्स टू -2 है, तो डेफिनेटली a में अगर आप इस -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए के कंपैरिजन में ट्वाइस होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो याद रखें, अगर स्केलर की वैल्यू नेगेटिव है तो इन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर स्केलर की वैल्यू नेगेटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगी, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ रियल नंबर -1, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है और उस वेक्टर के नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। सपोज हमने कंसिडर किया कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर का अपोजिट अगर मैं देख रहा हूँ, दिस इज अपोजिट वेक्टर, दिस इज बेसिकली -a, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली कोई वेक्टर है और उसका अपोजिट वेक्टर क्या है, -a, तो ये -a एक्चुअल में क्या है, -a का मतलब ये है कि एक्चुअल वेक्टर में स्केलर -1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो बड़ा अंडरस्टूड है, अगर कोई नेगेटिव वेक्टर आपको नज़र आ रहा है तो आप इजीली समझ जाएंगे इट्स दिस नेगेटिव वेक्टर बेसिकली शोइंग दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, द यूनिट ऑफ द वेक्टर एन ए इज द सेम एज दैट ऑफ द ए, ठीक है। जो हमें फाइनल वेक्टर मिला है एन ए, है ना, आपने वेक्टर ए में एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें जो फाइनल वेक्टर मिला है एन ए, उसकी जो यूनिट होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसा कि ए की होती है। इफ़ एन इज़ अ प्योर रियल नंबर और डायमेंशनलेस स्केलर, ये तभी होगा जब एन क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा या डायमेंशनलेस स्केलर होगा, ठीक है। अगर यूनिट ऑफ द वेक्टर डज नॉट चेंज, ठीक है, इन अदर वर्ड्स द यूनिट ऑफ द वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशनलेस स्केलर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी को आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को आप किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी ऐसी है जो कैसी है, डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये सिंपल एक रियल नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा एन ए, उसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट चेंज नहीं होगी, उसकी यूनिट वही होगी जो पहले वेक्टर ए की थी, ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा अपोजिट हो जाए, ठीक है, द यूनिट ऑफ द वेक्टर एन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए इफ एन इज अ डायमेंशनल स्केलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है एन का ए वेक्टर के साथ में, अगर एन जो है वो एक रियल नंबर ना होकर कोई डायमेंशनल स्केलर, डायमेंशनल स्केलर मतलब कोई ऐसा स्केलर है जिसकी डायमेंशन है, जिसकी यूनिट है ना, जिसकी यूनिट है, जिसकी कोई ना कोई डायमेंशन है, अगर वो इस तरह का है तो डेफिनेटली जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा एन ए, उसकी जो यूनिट होगी वो एक्चुअल वेक्टर जो ए है, आपका इनिशियल वेक्टर ए है, उससे टोटली डिफरेंट होगी, टोटली डिफरेंट होगी। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एन इज़ अ टाइम, है ना, एन क्या है, टाइम है। हमने भी थोड़ी देर पहले कंसिडर किया कि भाई हमें अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर ए है, ठीक है, ए है इस तरह से, और उस वेक्टर ए के साथ में आपने एन से मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज़ उस एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टाइम है। ये एन बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, टाइम को। देखिए टाइम इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, आप समझ सकते हैं।
और ए सपोज क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी है सपोज। सो एन क्या है, टाइम है, एंड वेक्टर क्वांटिटी ए क्या है, आपकी वेलोसिटी है। तो डेफिनेटली ये जो रिजल्टेंट होगा, अब हमें पता है टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ऑब्वियसली टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली मीटर में। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका स्केलर एन कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है, जिसकी यूनिट होती है, तो डेफिनेटली जो फाइनल रिजल्टेंट एन ए वेक्टर जो है, इसका रिजल्टेंट जो होगा उसकी जो यूनिट होगी वो वेक्टर ए से क्या होगी, अलग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली कि जो एन ए वेक्टर का जो यूनिट आई है वो आ रही है डिस्टेंस, मीटर के टर्म्स में मेज़र की जाती है। और जबकि हम ए की बात करूँ इंडिविजुअली, तो ए जो है वो वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में मेज़र किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एन ए की यूनिट अलग है और एन ए की यूनिट अलग है और ए की यूनिट अलग है। एन ए की डायमेंशन अलग है और ए की डायमेंशन अलग है। और वहीं पर इसके अपोजिट जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर सपोज एन जो है वो किस तरह का है, कोई डायमेंशन लेस स्केलर है। डायमेंशन लेस स्केलर इट मीन्स कि कोई नंबर है सिंपल 1 2 3 4 5। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो नंबर जो है वो सपोज 1 2 3 4 5 है, तो ये यहाँ पर एक सपोज कोई वेक्टर मैंने कंसिडर किया, ठीक है। वो वेक्टर ए जो है वो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है। तो अब वो वेलोसिटी को मैं 1 ट्वाइस करूँ या थ्राइस करूँ या 4 टाइम करूँ, जो भी करूँ, डेफिनेटली वो वेलोसिटी ही होगा। वो हमेशा क्या होगा, एक वेलोसिटी ही होगा। और उस वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली उस वो थ्राइस तो होगी या एन टाइम्स होगी एक्चुअल वैल्यू की, बट उसकी जो यूनिट होगी वो एक्चुअल यूनिट के इक्वल ही होगी। इट मीन्स कि आपने वेलोसिटी को कितना भी टाइम कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेलोसिटी की यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड ही होगी। वेलोसिटी की यूनिट हमेशा क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि अगर एन क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आपके एक्चुअल वेक्टर की जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगी। और अगर एन क्या है, एक डायमेंशनल स्केलर है, एक ऐसा स्केलर है जिसकी यूनिट है, जिसकी डायमेंशन है, तो डेफिनेटली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक डिफरेंट वेक्टर मिलेगा, दूसरा वेक्टर मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी जो यूनिट होगी वो एक्चुअल वेक्टर से क्या होगी, अलग होगी। या ये भी हो सकता है कि आपने जब किसी डायमेंशनल स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर के साथ में किया है, तो रिजल्टेंट जो है वो एक स्केलर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपने जब टाइम को वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आपको मिला वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमें प्रूफ हुआ कि स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब n क्या होगा, आपका डायमेंशनल स्केलर होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर n क्या है, एक डायमेंशनल स्केलर नहीं है, डायमेंशन लेस स्केलर है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई रियल नंबर है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। रिजल्टेंट जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, एक वेक्टर ही होगी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा लेक्चर था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, और डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा इसको। तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा आप, डेफिनेटली आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सामने आपको जो फेस आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ उस फेस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।